गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स का गेस्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और उसके बारे में हम लोग विचार करते हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन 2022 का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट क्या है कि एक दूरबीन के अभिदृश्य की फोकस दूरी, तो अभिदृश्य के फोकस दूरी को हम लोग डिनोट करते हैं एफ ओ, कितना है 60 सेंटीमीटर। ओ से ऑब्जेक्टिव, एफ से फोकस 60 सेंटीमीटर है। और ये क्या कहा है कि 20 गुना आवर्धन प्राप्त करने के लिए नेत्रिका की फोकस दूरी, यानी आवर्धन को हम लोग एम से सूचित करते हैं, एम बराबर 20, ठीक है। 20 गुना आवर्धन प्राप्त करने के लिए नेत्रिका की फोकस दूरी निकालना है, यानी एपी निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि दूरबीन के क्षमता या उसका आवर्धन एम बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एम बराबर एफओ बाई एफई। तो यहाँ पास एफई बराबर क्या हो जाएगा, एफओ बाई एम। तो एफओ कितना है 60 है और एम कितना है 20 है, यानी 20 तिया 60, यानी एफई बराबर जो हो जाएगा वह 3 सेंटीमीटर, यानी नेत्रिका की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति -2.5 डायोप्टर क्षमता का चश्मा पहनता है। कितना डायोप्टर का, -2.5 डायोप्टर का चश्मा पहनता है। नेत्र दोष, मतलब नेत्र कौन सा दोष है, तो निगेटिव वाला पहने हुआ है, इसलिए यह दोष कौन सा है, तो निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष है। और बिना चश्मे के व्यक्ति का दूर बिंदु क्या है, यानी कितनी दूरी तक वह देख सकता है। तो इससे हम लोग जो है ये निकाल देंगे कि P इज इक्वल टू दिया हुआ है 2.5 डायोप्टर, तो इसका F निकालेंगे, तो F इज इक्वल टू 1/P, तो 1 2.5 पॉइंट को हटा देंगे 0। तो ये अगर इसको हम लोग सेंटीमीटर में बदलें तो 1000 से गुना कर दिए और 25 से डिवाइड कर दिए, यानी 25 के 100, यानी 40 बार में जो है वो कट गया, यानी उसकी फोकस दूरी कितना हो गई 40 सेंटीमीटर, यानी उसके आंख के रेटिना पर वो 40 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वह बनाएगा। तो अब ये क्या कह रहा है कि व्यक्ति का दूर बिंदु क्या होगा, तो 40 सेंटीमीटर अगर उसके फोकस करेगा तो वह व्यक्ति आसानी से उसको देख लेगा उस वस्तु को। अगला क्वेश्चन है कि किसी दूरबीन के अभिदृश्य नेत्रिका की फोकस दूरी क्रम से कितना है 20 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। अभिदृश्य जैसा कि अभी बताए, तो अभिदृश्य की फोकस दूरी को एफओ से, यानी एफओ कितना है 20 सेंटीमीटर और नेत्रिका कितना है, तो एफई 2 सेंटीमीटर। आवर्धन अभी हम लोग सूत्र निकाले, एम बराबर एफओ बाई एफई, यानी एफओ कितना हो गया 20/2, यानी 10। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। तो हम लोग इसको देख लेंगे, यानी इस क्वेश्चन नंबर 20 में और क्वेश्चन नंबर 22 में दोनों में सवाल एक ही है, सिर्फ दोनों अलग अलग थोड़ा सा अंतर। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देख लेंगे। क्या कह रहा है कि जब प्रकाश की एक किरण स्लैब में प्रवेश करती है, मतलब कांच में प्रवेश करती है, तो इसका तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब प्रकाश की किरण किसी स्लैब पर पड़ती है तो उसकी चाल जो है वह कम हो जाती है। जब चाल कम हो जाती है तो तरंग दैर्घ्य क्या होता है, तरंग दैर्घ्य भी घट जाता है। क्या हो जाता है, घट जाता है। चाल भी घट जाती है और तरंग दैर्घ्य भी घट जाता है। फिर से ध्यान देंगे कि जब प्रकाश की किरण स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो तरंग दैर्घ्य घट जाता है। और चाल अगर पूछे कि चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो चाल भी घट जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है। तो हम लोग जानते हैं कि तरंगें 2 प्रकार की होती है, अनुदैर्घ्य तरंगें और अनुप्रस्थ तरंगें। कौन तरंगें, अनुदैर्घ्य तरंगें, दैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, तो प्रकाश जो है एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कौन सी तरंग है, अनुप्रस्थ
प्रस्थ तरंग है। ठीक है, अगर कहे कि ध्वनि कौन सी तरंग है, तो ध्वनि कौन सी तरंग है? ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। प्रकाश कौन सी तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग। और ध्वनि कौन सी तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वायुमंडल की अनुपस्थिति में, यानी अगर वायुमंडल ना होता तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देता? तो आकाश का रंग जो है उस समय काला दिखाई देता। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो वायुमंडलीय प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि वायुमंडल की अनुपस्थिति में, वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा दिखाई देता? काला दिखाई देता। अंतरिक्ष यात्रियों को या जो वायुमंडल से ऊपर जो वायुयान जाता है, अगर ऊपर देखता है तो आसमान का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है। कितना है? √2 है तथा अपवर्तक कोण 60 डिग्री है। तो न्यूनतम विचलन के लिए आपतन कोण क्या होना चाहिए? तो क्वेश्चन को देखेंगे कि किसी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है। तो अपवर्तनांक को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? म्यू से, यानी म्यू बराबर √2। और अपवर्तक कोण को ए से सूचित करते हैं, यानी ए बराबर दिया हुआ है 60 डिग्री। तो न्यूनतम विचलन के लिए यानी डेल्टा मिनिमम के लिए क्या कहता है? आपतन कोण क्या होगा? ठीक है, तो हम लोग का एक फॉर्मूला है जो म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बाई साइन ए बाई 2। तो यहां पर हम लोग देख लेंगे कि म्यू तो हम लोग का दिया हुआ है कितना? √2 दिया हुआ है। साइन ए प्लस डेल्टा एम हम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन ए मालूम है 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम बाई 2 और नीचे है साइन ए बाई 2 यानी 60 डिग्री बाई 2। तो ये हो जाएगा √2 साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2। तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 इंटू साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2। तो √2 साइन 30 का वैल्यू 1/2 साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2। और इसको हम लोग कर देंगे तो ये 1/√2 साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2। तो हम लोग देखेंगे तो 1/√2 का होता है कितना? साइन 45 डिग्री साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2। अब साइन रिमूव कर देंगे तो 45 डिग्री इज इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री 60 प्लस डेल्टा एम यानी डेल्टा एम इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी न्यूनतम विचलन क्या होगा? 30 डिग्री होगा। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो डेल्टा एम हम लोग निकाल चुके हैं। तो ए का वैल्यू कितना था? ए का वैल्यू हम लोग का वैल्यू हम लोग का 60 था। तो 60 प्लस डेल्टा एम कितना निकाले? T बाई 2 यानी 60 यानी 45 डिग्री का कोण बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग का ऑब्जेक्टिव का इतना ही रहा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो और आगे तक शेयर करो। धन्यवाद।